खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, वहीं उनके कार्यकाल से पहले हलके ने कितनी प्रगति की। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान होंगे। सोमवीर सांगवान हरियाणा की चरखी दादरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में सोमवीर सांगवान ने बीजेपी प्रत्याशी जो मुकाबले में रही बबीता फोगाट, उनको शिकस्त दी। हालांकि जननायक जनता पार्टी के साथ उनकी कड़ी टक्कर जरूर रही, वो दूसरे स्थान पर रहे और बबीता फोगाट तीसरे पायदान पर रही। बीजेपी को विधानसभा 2019 का चुनाव जो था उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके चलते बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी। वहीं निर्दलीय विधायक के तौर पर सोमवीर सांगवान ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया और सरकार में भागीदार बने। सोमवीर सांगवान को पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए सोमवीर सांगवान ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। विधायक सोमवीर सांगवान के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ से सटा चरखी दादरी हलका राजनीतिक रूप से काफी चर्चित रहा है। 2019 में इस सीट से बीजेपी ने दंगल गर्ल बबीता फोगाट को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सोमवीर सांगवान ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की और दादरी हलके से अब तक चुने गए 13 विधायकों में सबसे ज्यादा वोट पाने का कीर्तिमान बनाया। सोमवीर सांगवान न केवल दादरी हलके से पहले निर्दलीय विधायक बने हैं, बल्कि उन्होंने 2014 में इनेलो प्रत्याशी राजदीप फोगाट का सबसे ज्यादा मत पाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और फिर जेजेपी बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया। इसी के पुरस्कार स्वरूप उन्हें हरियाणा पशुधन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन दादरी के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब किसान आंदोलन की वजह से सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। सांगवान खाप के साथ जाते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया और खुलकर किसानों के साथ खड़े हो गए। बात अगर दादरी के विकास की करें तो चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में तो आ गया, लेकिन विकास की बयार से आज भी कोसों दूर है। यहाँ जनता आज भी तमाम समस्याओं से जूझ रही है। खराब सड़कें, सेवर, बिजली पानी के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए कोई सरकारी संस्थान न होना भी लोगों के लिए परेशानी का कारण है। लोग भ्रष्टाचार के मसले पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान से और इन तमाम मसलों को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक सोमवीर सांगवान के दिल में चरखी दादरी के विकास को लेकर क्या रोड मैप है और सोमवीर सांगवान से पहले दादरी में कितना विकास हुआ, इस पर भी मंथन होगा। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के साथ। सोमवीर सांगवान का पहले हम स्वागत करेंगे, उसके बाद हम लोगों की तरफ से जो सुझाव आए हैं, जो शिकायतें आई हैं, वो भी उन्हें सुनाएंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोमवीर सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सोमवीर सांगवान जी, आपसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे इलाके को लेकर क्या आपका सपना है, विजन क्या है और अब तक के विकास को लेकर आपने क्या स्थिति देखी है चरखी दादरी की। लेकिन उससे पहले हमने लोगों से बातचीत की है, लोग क्या सोचते हैं अपने इलाके के बारे में, विकास को लेकर और कहां कहां पर उनको चीजें नजर आती हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या कहते हैं वो जरा सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अशोक फोगाट चरखी दादरी वार्ड नंबर 16 का स्थायी निवासी हूं। जहां तक चरखी दादरी ज़िले की बात है, इसमें मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। रोड की व्यवस्था
और सीवर, बिजली, पानी की सब बहुत बुरे हालात हैं। और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कोई भी सरकारी संस्था नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बहुत नेक दिल इंसान है लेकिन विधायक कुछ कर नहीं पा रहा है। सारा प्रशासन अपनी मर्जी जो होती है प्रशासन अपनी मर्जी से करता है। मेरा नाम धर्मपाल, गांव फतेहगढ़ का रहने वाला हूँ। गांव की जो है ना मूल समस्या, एक तो पानी की निकासी नहीं है, न तो उस बच्चे स्कूल में जा सकते, पानी भरा है, खेतों में जो है फसल खराब हो गई है और पानी चढ़ा है, उसका कोई समाधान नहीं है। पीने का पानी 5-5, 4-4 दिन में गांव में एक बार आता है और वो भी घिकाड़ा से, नहर आती नहीं जो सप्लाई की हो। कौन चलने देता है? विधायक ठीक है, अपने आप में ठीक है, लेकिन उसकी चलती नहीं। मेरा चरण सिंह नाम है जी, बरी कला गाँव है। हमारे गांव के मूल गौरवादे में जी भारी पानी भरा हुआ है। उस निकासी के लिए बड़ी जगह गए हैं, हमारा कोई समाधान नहीं निकल रहा और गंदे पानी गए कुछ ड्रेनों में रुका हुआ है, ये भी बहुत समस्या है। मैं चरखी दादरी हूँ, प्रेमलता बोल रही हूँ। 16-17 वार्ड से सीवर का ढक्कन टूटे हुए 20 दिन हो गए, तो मैंने काफ़ी बार शिकायत कर ली, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसमें अगर कोई हादसा हुआ तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? अधिकारियों कौन होगा? आप हो गए। सीवर रुके हुए हैं, सब कुछ रुका हुआ है, सब ढक्कन टूटे हुए तकरीबन। और एजुकेशन की और भी कोई समस्या है। विधायक ही तो ठीक है लेकिन उनका अधिकारियों को सुनता नहीं उनकी। नाम रेनू है, मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारे गांव में सड़कें बहुत ख़राब हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और हम स्कूल से घर तक आने में भी ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें प्राइवेट साधनों का इंतज़ार करना पड़ता है। उत्तम सिंह फतेहगढ़ से हूँ। गांव फतेहगढ़ में 2 स्कूल हैं जिनका मेंटली कोई नहीं हो रहा और न एजुकेशन की तरफ ध्यान हो रहा। नंबर 2, गांव में एक रोड है जो गांव की आबादी के अंदर है, दूसरा रोड कहीं नहीं है जो गांव में चारों तरफ फिरनी पर पानी भरा हुआ है। पूरी समस्या है और गांव की सारी फिरनियाँ रुकी हुई हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनको खाली किया जाए। और गांव के अंदर आवारा पशु हैं जिनके काफ़ी पशुओं को तो शिंगा में या इधर उधर कीड़े पड़ रहे हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के गांव के लोगों की तरफ से कई बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पानी की निकासी की दिक्कत है, आवारा पशुओं की परेशानी है, सड़कें दुरुस्त नहीं हैं, प्रशासन के साथ विधायक का तालमेल नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रशासन विधायक की बात को सुनता नहीं है। निर्दलीय विधायक है सोमवीर सांगवान, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन किया था जब वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के मसले पर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। लेकिन समस्याओं को दूर करना तो है और जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक की जिम्मेदारी हो जाती है। किस जिम्मेदारी के साथ वो इस पर काम कर रहे हैं ये जानेंगे विधायक सोमवीर सांगवान से। सोमवीर जी, आपने सभी लोगों को सुना, जितने लोगों ने अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दी है। गाँव के लोग हैं, जोहड़ तालाब की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की दिक्कत है, जल भराव की परेशानी, ये ऐसी समस्याएं हैं जो अक्सर हर गांव में, हर इलाके में, हर विधानसभा क्षेत्र में देखी जा सकती हैं, लेकिन इनको जितना कम किया जाए उतना ही लोगों के हित की बात है। अब जो बातें निकल कर आई, ये बड़ी बात निकल कर आई कि प्रशासन के साथ तालमेल और वो न होना उसके पीछे भी बड़ा कारण है, लेकिन फिर भी आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इन समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए आपके पास क्या तैयारी है, प्लान क्या है और ये समस्याएं वाकई में कितनी बड़ी समस्याएं रही हैं? ऐसा है जैसे हमारे इलाके के जनता ने बताई जी, ये पानी भराई की समस्या काफी सालों से पहले से ही है। निमलोटा गांव, स्वरूपगढ़, सातौर, भागी, मोरला, बेगोवा, फतेहगढ़, गिकाड़ा, सहवास, मिर्च गांव, बिरी, चरखी, ये बरसाने तक का जो इलाका है, चिनाताल तक जी, हर बार बारिश के टाइम में इनके अंदर पानी भर जाता है। हमने इसके लिए अभी दादरी सीवरेज के जो पानी की निकासी का जो मामला था, पिछले 30 साल से जो समस्या थी, पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं था। पिछले टाइम में जब सरकार के समर्थन दे रखा था, कोरोना काल के दौरान ही माननीय मनोहर लाल जी से 38 करोड़ रुपया मंजूर करवाया, जो दादरी का पानी उठा के हमने ड्रेन नंबर 8 के लिए जो काम अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो पानी की, जब तक एक पक्का खाड़ बना है, दूसरा खाड़ और पेंडिंग है, उसके पानी की निकासी के लिए बदरौर तक पानी आने के लिए जब वो तैयार हो जाएगा तो ये समस्या समाधान हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है।
जहां तक दूसरे विकास की बात है, सरकार पहले कोरोना आ गया, उसके बाद में एक किसान आंदोलन आ गया, सरकार को समर्थन कराया था, इसीलिए कराया था कि दादरी का विकास होगा। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास कराया। एक तो सरकारी कॉलेज 1964 से लेके आज तक जो डिमांड थी, सरकारी कॉलेज पिछले विधानसभा में उठाया और सरकार ने उसको मंजूर कर दिया। 1 सितंबर से यहाँ हमारे दादरी क्लास किसान मॉडल स्कूल में क्लास शुरू होने जा रही है। उसके साथ साथ जो दूसरे काम हैं, रोड टूटे पड़े हैं, अभी विकास की बहुत जरूरत है। सरखे दादरी एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ पहले भी बहुत से भाई, बहुत से आदमियों को यहाँ मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बनने तक का मौका मिला, लेकिन दादरी का दुर्भाग्य रहा कि जितना काम होना चाहिए था उतना होया नहीं। मैं एक निर्दलीय विधायक होने के नाते अपनी तरफ से पूरा प्रयास है, जहां जहां भी मुझे मौका मिलता है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सरकार के समक्ष विधानसभा में उठाता हूं और उसका परिणाम भी मिलता है। 2016 में जिला बनवाया, उस टाइम में बीजेपी के साथ था, बीजेपी में था। पिछला इलेक्शन में 2014 का मात्र 16-10 वोटों से हारा था। उस टाइम भी मैंने जो दादरी को जिला बनाया, उस रैली का संयोजक भी मैं था। अपनी तरफ से कोशिश करी, जिला बनाया, लेकिन जिला बनने के बावजूद भी अभी भी यहाँ बहुत सी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। अभी विकास की बहुत जरूरत है, पिछड़ा इलाका है। अभी यहाँ पीने के पानी। सोमवीर जी, आपको एक मौका मिला था, इस बार सरकार का आपने सपोर्ट किया, इस मौके को आपने खो दिया क्या? जैसे आपने कहा कि किसान आंदोलन हुआ और वो बड़ा कारण रहा आपका सरकार से समर्थन लेने का, लेकिन अब तो आप सरकार में भागीदार थे ही। क्या इसके अलावा और रास्ता नहीं था आपके पास कि दादरी पिछड़े हुए इलाके के विकास को लेकर आप सरकार के सामने बातें रखते और मानी भी जाती बहुत ज्यादा? अगर, क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार जब होती है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। बड़ी चुनौती सरकार को बनाए रखना। ये जो मौका था ये आपने खो दिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह रही, किसान आंदोलन या कोई और मसला, या फिर आगामी विधानसभा चुनाव छवि बड़ा कारण रही? मौका था आपके पास विकास को लेकर, सरकार के साथ रहते आप। ऐसा है, विकास का मौका था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश अभी भी सरकार के ऊपर दबाव बना के काम कराने की, और कई मामलों में मैं कामयाब भी हुआ। जहां तक समर्थन वापस लेने की बात है, मैंने सरकार से समर्थन इसलिए लिया, इस विकास से भी ज्यादा किसान की समस्या थी। ये तीनों कानून लागू होने से किसान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सरकार से समर्थन भी वापस लिया। जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जाति और जुल्म होता हो, उस सरकार के अंदर भागीदारी समझना मैं पाप समझता हूं। इसलिए सरकार से समर्थन वापस लिया और सरकार से समर्थन वापस लेकर किसान आंदोलन के अंदर किसान भाइयों के साथ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान के घर में पैदा हुए, तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता था। मैं किसान भाइयों के साथ तन से, मन से, धन से पिछले 9 महीने से लगातार कंटिन्यू इसके अंदर किसान आंदोलन के सक्रिय हूं और पूरी अपनी तरफ से भागीदारी बना रखी है। अगर सरकार, देखिए अभी लगता नहीं कि सरकार किसानों की बात को स्वीकार कर लेगी, लेकिन अगर हम ये मान लें कि सरकार इन कानूनों को रद्द कर देती है और जिस वजह से आपने समर्थन वापस लिया, तो फिर आपका क्या प्लान रहेगा? क्या सरकार के साथ आप जाएंगे? क्योंकि आपकी जो मुख्य मांग तो यही है, और ये अगर सरकार पूरी कर देती है उसके बाद फिर दादरी का विकास देखना है, और विकास बेहतर तभी हो पाएगा जब सरकार में भागीदारी होगी। हालांकि सरकार तो कहती है कि हम 90 के 90 विधायकों को एक समान नजर से देखते हैं, फिर भी सरकार के विधायकों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा है, जहां तक सरकार के अंदर भागीदारी की बात है, मैं तो कहता हूं कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे दे, तीनों कानून वापस ले और किसान को इज्जत के साथ घर वापसी हो, और देश की और किसान की बर्बादी को रोकने में ये तीनों कानून वापस होना बहुत जरूरी है। जहां तक मेरा सवाल है, जिस सरकार से मैंने समर्थन वापस ले लिया, जिस सरकार से अपना नाता जोड़ लिया, अब मैं आने वाले टाइम में भी चाहे ये आंदोलन वापस हो जाए जब भी, और नहीं हो जब भी, मैं बीजेपी सरकार के अंदर भागीदारी नहीं करूंगा। आपको 100% विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं इलाके के विकास की बात करूं तो सरकार ने तो कहा है कि हमने इलाके के विकास के लिए 251 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं, बड़े प्रोजेक्ट जिसमें लघु सचिवालय भी शामिल है, एक स्टेडियम की बात भी है, उसका भी काम शुरू हो गया है, इसके साथ साथ एक आरओबी की बात भी हो रही है। तो सरकार तो अपनी तरफ से विकास को लेकर पैसा दे रही है, आप उस विकास को कहां देखते हैं? सरकार ने कहा कि 250 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं और ऐसे भी लगातार हम देते रहेंगे, दादरी का विकास रुकना नहीं चाहिए। तो क्या ये इतना पैसा जो दिया जा रहा है, ये चरखी दादरी के विकास के लिए
पूरी तरह से माकूल रहेगा या और ज्यादा भी डिमांड रहेगी आपकी? ऐसा है, ये दादरी जिला सितंबर 2016 में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, जिला बनाया। एक जिले लेवल की जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो भी अवेलेबल नहीं हुई। जो सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट जो बनना है, उसकी जो जमीन थी, उसकी भूमि की जो कॉस्ट है हुड्डा ने एक्वायर कर रखी थी। उसकी 2 किस्तों के अंदर 50 करोड़ रुपया पिछले टाइम में माननीय मनोहर लाल जी ने हुड्डा की जमीन की पेमेंट करी। अभी 50 करोड़ पेंडिंग है। 72 करोड़ रुपया बिल्डिंग के मंजूर हुए हैं, अभी काम शुरू नहीं है। उस जमीन के अंदर जब ये दूसरी किस्त और जमा हो जाएगी, उसके बाद हुड्डा उसको कब्जा देगा, उसके बाद ये काम शुरू होगा, जो बहुत लेट हो रहा है। जहां तक जो जिला बन गया तो जिले का अपना बजट होता है, हर सरकार में उसमें लगाना पड़ता है। तो जिले के हिसाब से जो भी हक दादरी का बनता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हर बार विधानसभा में इस लड़ाई को लड़ता हूं और अपने ठोक के पैरवी भी करता हूं, बेलाग लपेट बेदाग होके। अब मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। उस मॉनसून सत्र में आपके सामने कौन सी ऐसी खास चीजें रहेंगी जो आप अपने हलके के विकास के लिए सरकार से चाहते हैं, उनके ऊपर काम होना भी चाहिए और ये लोगों की डिमांड भी है? चरखी दादरी विधानसभा की सत्र में क्या चीज़ें अहम रहेंगी, क्योंकि सत्र जो है शुरू होगा, अब उसमें कितनी बेहतरी से काम होगा, विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, ये अलग है, लेकिन आपको मौका मिला है तो आप क्या चीज़ें उठाना चाहेंगे? ऐसा है, मैंने पिछली बार भी उठाया था और मैं अभी उठा रहा हूँ। दादरी शहर की एक बहुत बड़ी समस्या, पुरानी समस्या है, पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पीने के पानी और सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो मैंने अधिकारियों से मिलके, अधिकारियों को कह के एस्टीमेट तैयार करवाया है, पीने के पानी का 14 करोड़ का जो बजट एस्टीमेट तैयार करवाया है, इसी प्रकार सीवरेज की भी व्यवस्था करवाने के लिए मैंने आज ही बजट जो है उसके अंदर एस्टीमेट बनवा के तैयार कराया है। तो 2 तो सीवरेज पानी, सीवरेज और पीने के पानी और एक पानी की निकासी का समाधान हो गया, लेकिन ये 2 मूल समस्याएं हैं। दूसरी, दादरी की जो डिमांड है, ORB के 29 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है, अभी टेंडर नहीं हुआ, काम बाकी है। सनसपुर स्टेडियम के अंदर 11 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, काम चला हुआ है। 38 करोड़ का जो सीवरेज का पानी का था वो काम शुरू हो रहा है, चल रहा है। कॉलेज मंजूर हो चुका है। मेरे आने वाले टाइम के अंदर जो पिछली विधानसभा में उठाई थी, छपार के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, पिछले सरकार के दौरान 350 एकड़ का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रस्ताव छपार गांव की पंचायत ने दी। हर जिले वाइज मेडिकल कॉलेज है, तो मेरी भी ये प्राथमिकता है कि दादरी के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बने। जो हमारे गरीब भाई, जो गरीब आदमी रोहतक तक नहीं जाते, अपना इलाज नहीं करा सकते, उनको अच्छी मेडिकल की सुविधा हो। दूसरी, एक जो CCI जो सीमेंट फैक्ट्री है, 203 एकड़ जमीन है, बहुत बड़ा रोजगार का साधन था, लेकिन वो फैक्ट्री बंद होने के कारण हमारे नौजवानों को रोजगार की बड़ी भारी समस्या है। आज दर दर भटक रहे हैं नौजवान, इसलिए उस जो सीमेंट फैक्ट्री की जो जमीन है, 203 एकड़ जमीन है, उसका सदुपयोग हो कॉमर्शियल के रूप में, या कोई ऐसा कारखाना या किसी प्रकार का कोई फूड कॉर्पोरेशन से संबंधित कोई फूड प्रोडक्ट अच्छे सिस्टम से बना के तो लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो, दादरी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान हो, उस बात को मैं विधानसभा में उठाने जा रहा हूँ। आपने सीमेंट फैक्ट्री की बात की। ये जो सीमेंट फैक्ट्री लगभग, मैं अगर जहाँ सही हूँ तो लगभग 25 से 30 साल पहले ये बंद हो चुकी है, और इस फैक्ट्री के ज़रिए हज़ारों युवाओं को कामकाज मिलता था। और आपने कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाका है बहुत बड़ी तादाद में, और रोजगार लोगों की बहुत बड़ी समस्या भी रही है। तो क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगता है, जैसे आपने कहा मेडिकल कॉलेज की बात की, इसी तरीके की एक आध फैक्ट्री की बात की, तो ये आने वाले 15-20 सालों के लिहाज से देखा जाए तो 2-3 चीज़ें अगर पूरी हो जाती हैं तो चरखी दादरी के लोगों को कितना सुकून मिलेगा, रोजगार के साथ साथ कामकाज और भी तमाम चीज़ें। ऐसा है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की 6 फैक्ट्री हैं, 6 में से एक दादरी भी है। ये 1995-96 से बंद है। उसके बाद में यहाँ बहुत बड़ी ट्रक यूनियन थी, रोजगार था, वो खत्म हो गया। उसके बाद में कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट दादरी में नहीं आया। एक कॉलेज भी अभी भी 1964 से लेके आज तक, पिछले सेशन के अंदर ही ये बात मुद्दा उठाया था जब ये कॉलेज मंजूर हुआ। यह विकास नाम की चीज दादरी में कोई हो ही नहीं, इसलिए इलाका पिछड़ता चला गया। तो जो दूसरे भाई जो बातें करते हैं,
दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं भाई हमने बहुत विकास कराया, लेकिन दादरी में कोई 1 रुपया भी ऐसा नहीं लगा जिससे विकास नामी कोई बात होती थी। लेकिन सब लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ कि दादरी का विकास हो, क्योंकि दादरी की तकलीफ को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। कई सालों तक यहाँ पीने का पानी भी नहीं था। पानी फ्री ऑफ कॉस्ट जनता ने 11 साल तक मैंने पानी पिलाया, एम्बुलेंस भाइयों की सेवा में दी, जहाँ भी मौका मिला गरीब की सेवा की बात थी, आत्मा से सेवा करी, और इसी का परिणाम है तमाम पार्टियों ने हरा के मेरे को निर्दलीय जिताया। तो मेरा भी धर्म बढ़ता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूं और जनता की सेवा करके जो लोगों ने मेरे ऊपर एहसान चढ़ा रखा है मैं इसको उतारने की पूरी कोशिश करूं, और दादरी के विकास की किसी भी मामले में दूसरे विधानसभा जो 90 हल्के हैं उनसे भी किसी मामले में दादरी पीछे न रहे। चरखी दादरी में एक और समस्या हम देखते हैं, यहाँ पर ओवरलोड वाहनों की बड़ी भरमार है और खनन का जो काम है वहाँ पर अवैध खनन भी देखा जाता है। वहाँ पर जो सीएम का उड़न दस्ता वो भी छापेमार कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन उसके बाद भी ओवरलोड वाहनों की भरमार देखी जाती है। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, और ओवरलोड वाहन जब चलेंगे सड़कें भी खराब होंगी। इसी वजह से ज्यादातर सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं। वो सड़कें ठीक भी रहेंगी, ओवरलोड वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि ये बहुत है मसला है। हालांकि अवैध खनन हो रहा है वो सरकार के लिए घाटा है, दूसरा ओवरलोड वाहन है, हर बार जो है बड़े खतरे का संकेत बनते हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं और जाम की समस्या भी बनी रहती है चरखी दादरी में। ऐसा है, ये जो ओवरलोडिंग का मामला है पिछली सरकार के दौरान उससे पहले भी ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। जो माइनिंग है, जो क्रेशर है यहाँ पे, यहाँ अधिकारी पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्रकों वाले से मंथली लेते हैं। यहाँ पहले भी डीसी और उससे घरवाली दोनों आरटीए भी यहाँ से इसी मामले में ट्रांसफर होकर चले गए। यहाँ बहुत बुरा हाल है। इस भ्रष्टाचार का अंकुश जिस प्रकार सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भ्रष्टाचार कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होया, इसलिए जरूरी है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब एक मैडम आरटीआई है, आपने कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, ये लोग भी कहते हैं। बचा रखा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई लगाम लगाने वाला है नहीं। इस बात को भी मैं विधानसभा के अंदर इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भी विधानसभा में उठाने जा रहा हूँ। ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसको लेकर शिकायतें पहले भी कई बार आती रही हैं। कार्रवाई होती है या नहीं, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपने अपने स्तर पर यहाँ पर किस प्रकार के काम किए हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन को भी कहीं ना कहीं आपको देखना है, आप वहाँ के विधायक हैं, उनसे आपका तालमेल वो कैसा रहता है? ऐसा है कि कई अच्छे अधिकारी भी हैं, ईमानदारी से भी काम करने वाले, लेकिन ज्यादातर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, एक तो मैडम है जो कोई आरटी लगे हुए नहीं, ये पैसे ले लेके गाड़ी छोड़ती है, सरकार ऊपर से ऑर्डर कर देती है कि ओवरलोड नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबी लंबी जो लाइनें लगती हैं पैसा लेके इनको बाहर निकालते रहते हैं। और भ्रष्टाचार एज इट इज जो पहले था उससे भी 10 गुना बढ़ा हुआ है। कोई भी काम बगैर पैसे को हो नहीं रहा। एक अहम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इन 2 सालों में, क्योंकि लगभग 2 साल हो चुके हैं, ऐसा कौन सा बड़ा काम जो आपको लगता है कि ये काम जो है वो मैंने करवाया? हालांकि बहुत सी बातें आपने बताई, लेकिन बड़े कामों की बात करेंगे, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी जानूंगा अगले 3 साल का आपका टारगेट क्या है, वो भी बेहद जरूरी है इन 5 सालों में, क्योंकि उसके बाद अगला विधानसभा चुनाव आएगा। उस विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे। अब वो देखना दिलचस्प होगा कि आप निर्दलीय जाते हैं या किसी पार्टी के साथ जाते हैं। इस पर भी आपका रुख जानना चाहूंगा। ऐसा है कि मैंने सबसे बड़ी जो जरूरत थी 1964 के स्वर्गीय रामचंद्र गुप्ता जी के बाद लगातार कंटिन्यू जिले लेवल के ऊपर हरियाणा के अंदर पहला ऐसा जिला था जहां कोई शिक्षण संस्था सरकारी नहीं थी। पिछले विधानसभा में उठाई और मुख्यमंत्री जी ने उसको दादरी को कॉलेज का मौका दिया, जो 1 तारीख से किसान मोटर स्कूल में शुरू होने जा रहा है। ये मेरा इस सरकार के जो अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी। दूसरी सनस्पर स्टेडियम की थी। ओआरबी का काम अभी शुरू नहीं है, मंजूर हुआ है। सेक्रेटरीट का काम शुरू होना चाहिए था, अभी होया नहीं है, कुछ पेमेंट हो गई, कुछ बाकी है। तो कई काम ऐसे हैं। जो मेरा सबसे बड़ा जो काम है वो है सीवरेज और पानी का, जो दादरी की पिछले 30 साल से समस्या झेल रहे हैं। इसके लिए मैंने दोनों पीडब्ल्यूडी
पब्लिक हेल्थ से दोनों एस्टीमेट पीने के पानी का और सीवरेज का दोनों बनवा चुका हूँ। इनको लेके भी विधानसभा में उठाने जा रहा हूँ और इस समस्या का समाधान 100% कोशिश करूंगा पूरा करवाने की। यहाँ का पानी, जमीन का पानी कई जगहों पर बहुत खारा पानी है और एसवाइल के पानी को लेकर बात होती रही है। सरकार कहती है आखिरी टेल तक हमने पानी पहुंचाया, और अगर एसवाइल का पानी आ जाता है तो ये पूरे दक्षिण हरियाणा की तस्वीर को बदल सकता है। उसको लेकर भी आप बात रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अहम मसला है और दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है वो इसी वजह से ज्यादा पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और कई इलाके डार्क जोन भी हो चुके हैं। चरखी दादरी में भी है, बाढ़ड़ा में भी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा है, जो एसवाइल का जो पानी का मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है और संविधान की धारा 286 के तहत पानी का बंटवारा ट्रिब्यूनल करता है। उसमें किसी प्रकार का कोर्ट का कोई स्टे कोई सिस्टम नहीं है। वो ट्रिब्यूनल को अधिकार दे रखे है 1952 में है मेरे ख्याल में लगभग। उस ट्रिब्यूनल के तहत पानी का बंटवारा करता है। उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। जब ये पानी वाले जो बंटवारा वाली बात थी, चौधरी बंसीलाल की जो सरकार थी 1986-87 में मुख्यमंत्री बने, उस टाइम इस ट्रिब्यूनल का गठन होया और वो ट्रिब्यूनल ने काम शुरू किया। 1988 में राडी ट्रिब्यूनल के नाम से भी था। वो ट्रिब्यूनल आज भी, उसमें जो 3 जस्टिस थे उनके शरीर छोड़ के चले गए। वो ट्रिब्यूनल आर के पुरम में आज भी उसका स्टाफ का सिलेक्शन या वैसे ही धूल जमी हुई है। जब तक पानी का बंटवारा नहीं हुआ वो भी ट्रिब्यूनल ने फाइनल करना है। जहां तक नहर खोदने का सवाल था, ये सुप्रीम कोर्ट जता चुका है। अभी नहर बनाए 2 केस है, ट्रिब्यूनल पानी का बंटवारा और नहर की खुदाई। नहर की खुदाई सुप्रीम कोर्ट ने जता दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दूसरे से बनाए, लेकिन उन्होंने वो हाथ उठा के कर दिया। दूसरी संस्था को देना चाहिए था, वो आज तक नहीं दिया। और ट्रिब्यूनल का जो पदाधिकारी नियुक्त करने चाहिए थे, आज तक वो पेंडिंग है। आर के पुरम सेक्टर 7 के अंदर पेंडिंग है। जब तक ट्रिब्यूनल पानी का बंटवारा करने वाली संस्था नहीं की बंटवारा ही नहीं होगा, हमारा कितना उसके अंदर ऐसा है। नहर का भी उसके बाद में यूज होगा, जब पता ही नहीं है ट्रिब्यूनल कितना हमारे को हक मिलता है, वो पानी हमें अभी मिला नहीं है, उसका फैसला नहीं हुआ। तो ये सारा दोनों चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में से कोई हाथ नहीं है। ट्रिब्यूनल बनाना, ट्रिब्यूनल के नियुक्ति करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया नहर को बनाने के, कौन सी संस्था से बनाया, उस संस्था का अपॉइंटमेंट करके सुप्रीम कोर्ट में ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। तो इस पानी का मुद्दा न पंजाब स्टेट का है न हरियाणा स्टेट का है। इस पानी का मुद्दा नहर बनाना और पानी के ट्रिब्यूनल को गठित करके बंटवारा करना दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। एक छोटा सा सवाल, ये जो जिस प्रकार की चर्चा चल रखी है, पंजाब के भाई पानी नहीं दे रहे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोर्ट का आदेश है, उसका इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। नहीं, जब किसान आंदोलन के नाम पर तो हरियाणा पंजाब इकट्ठा हो गया है, अब ऐसे में क्या पानी को लेकर हम उनसे मांग नहीं करेंगे? उन नेताओं से आप भी बात कर सकते हैं ना, हरियाणा को पानी का हक दिलाने के लिए आप कोशिश कीजिए। और दूसरा ये कि सरकार ये करे कि किसान आंदोलन के नाम पर लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनसे किसानों का कोई हित नहीं जुड़ा हुआ। किसानों का हमने जो फायदा कर दिया उससे बेहतर नहीं है, बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा जहां तक पानी के बंटवारे की बात है, जब पंजाब के भाइयों की बात, हरियाणा के भाई, क्या भाईचारा होना गलत है? भाईचारा होना तो अच्छी बात है, चाहे पंजाब हरियाणा का हो जाए, हरियाणा हिमाचल का हो जाए। भाईचारा बहुत बड़ी चीज है। हम तो सामाजिक पंचायती आदमी, तो हमारा तो काम है भाईचारा बनाना है। जहां तक जब उनके हाथ में नहीं है, न पंजाब के भाइयों के हाथ में, न हरियाणा के हाथ में, भाइयों के हाथ में सारा पानी का ट्रिब्यूनल जो अपॉइंटमेंट करना, अधिकारी नियुक्त करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। नहर के जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए कि इस संस्था से बनवानी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। तो इसमें पंजाब हरियाणा के भाई या स्टेट हरियाणा या पंजाब का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लटका रही है, इसलिए इसमें और किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। किसान आंदोलन पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ऐसा सरकार कहती है। छोटा सा कमेंट। सरकार मौका क्यों दे रही राजनीति करने का? दूसरी विरोधी पार्टी है या कोई भी भाई है, फायदा उठाएगा कमजोरी का। सरकार ने मौका दिया क्यों? दूसरी बात, क्या राजनीति किसान का
हक नहीं है राजनीति करना। मैं तो कहता हूं कि हर एक भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, किसान भाइयों ने भी लड़ना चाहिए था। क्या कोई पटानामा लिख रखा है किसी के? जरूरी है कि हर भाई, जो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे को अधिकार दिया है, हर भाई को वोट डालने का, हर भाई को इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे रखा है। मैं तो कहता हूं कि तमाम किसान भाइयों ने इलेक्शन लड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए। और किसानों ने ये फैसला भी कर दिया। 2-3 काम मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राजनीति की बात करना चाहते हैं। 2-3 काम किसान भाइयों ने कर दिया। माने सरदार पटेल जी के बाद जो भी रियासत 555-56 जो भी रियासत एक की, पूरे हिंदुस्तान को एक सुई में से धागा परोने का जो काम किया, उससे भी बढ़ के किसान भाइयों ने किया। मैं तो पिछले 9 महीने से हर बॉर्डर के ऊपर, हर टोल के ऊपर जा रहा हूँ। जाति पाति मजहब धर्म सब चीज को खत्म करके, अगर आप शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाएंगे तो मुसलमान भाई ढाबा चला रहे भाइयों के सेवा में। सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे तो पंजाब के सरदार भाई चला रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो खापों के होटल चल रहे हैं, हर टोल के ऊपर चल रहे हैं। इस किसान आंदोलन ने एक काम ऐसा कर दिया जो किसी ने करा नहीं। जाति पाति मजहब धर्म को खत्म करके पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम इस किसान आंदोलन ने किया। चलिए जो राजनीति, मैं तो कहता हूँ कि इन राजनीति में करना चाहिए, ठीक है, राजनीति में आना चाहिए। चौधरी छोटू राम ने कहा था, रे भोले किसान 2 बात सीख ले, अपने दुश्मन को पहचान और बोलना ले सीख। तीसरी बात चौधरी छोटू राम ने एक और भी कही थी कि सरकार के अंदर अपनी भागीदारी करे, सरकार के अंदर अपनी भागीदारी होनी चाहिए। जो कानून बनाने वाले हैं उसके अंदर दस्तक करने वाले अगर किसान होते तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए सोमवीर सांगवान जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और आपने कुछ वायदे किए हैं खबर फास्ट के मंच पर। आपने कहा है कि मैं विधानसभा में सारी चीजें उठाऊंगा जो चरखी दादरी की जनता के हित में होंगी और उन बातों को पूरा करवाने के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी। तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत से शुभकामनाएं कि आप इन बातों को, मुद्दों को उठाएं और आम जनता के हित के लिए जो हो सकता है चरखी दादरी की आप करते रहें जब तक आप चरखी दादरी के विधायक हैं, वो चाहे निर्दलीय हैं या फिर आने वाले दिनों में आपका कुछ और प्रोजेक्ट रहेगा, कोई और तैयारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो इस वक्त आप सुन रहे थे चरखी दादरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को। उन्होंने किसान आंदोलन के मसले पर बोला है, अपने इलाके के, अपने हलके के विकास को लेकर उन्होंने कुछ रोडमैप तैयार किया, उसको लेकर बातचीत की है। ये तमाम चीजें जब विधानसभा सत्र चलेगा उसमें उठाएंगे और अगर उसमें कोई चूक रहती है तो हम फिर सवाल पूछेंगे। लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इलाके का विकास हो, बेहतर विकास हो। विधायक किसी पार्टी का हो, निर्दलीय है, बीजेपी का, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन जनता की समस्याएं, जनता के मुद्दे उठते रहने चाहिए। यही खबर फास्ट की कोशिश है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।